अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत ये दिया था एडम स्मिथ ने। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। और एडम स्मिथ की जो बुक आई थी, सबसे पहले बुक एडम स्मिथ की कौन सी थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं। सबसे पहली बुक कब आई थी? 1776। हाँ, 1776 में आई थी एडम स्मिथ की बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और उसी ने ही अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र से अलग किया। तो उसी में सबसे पहले एडम स्मिथ ने ये सिद्धांत दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत सिद्धांत या निरपेक्ष लाभ सिद्धांत। तो पहले हम ये जान लें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है क्या। व्यापार, देखो व्यापार बिजनेस तो जान ही रहे क्या होता है। व्यापार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को से जो लेन देन किया जाता है ये व्यापार किया जाता है। और जब ये एक देश से दूसरे देश के बीच होने लगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। एक ही देश में हो तो वो राष्ट्रीय होता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में हो तो वो राष्ट्रीय व्यापार होता है। लेकिन जब एक देश से दूसरे देश के बीच में होने लगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कोई ना कोई सिद्धांत की आवश्यकता थी, क्योंकि कोई अगर व्यापार करता है तो क्यों करता है, सवाल यहाँ था। क्यों करे? अगर कोई किसी देश से लेन देन करे तो क्यों करे, सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल को समझाने के लिए एडम स्मिथ आए, फिर रिकॉर्डो आए, उसके बाद हेक्सचर ओलिन आए, तो कई अर्थशास्त्री आए। उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया और बहुत सारे सिद्धांत दिए। तो एडम स्मिथ का पहला सिद्धांत था, उन्होंने अपना ये दिया। और उसके लिए देखो थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि जो इसमें मान्यताएं मानी गई हैं वो क्या हैं। मान्यता एक तो ये है कि उन्होंने श्रम विभाजन पर जोर दिया कि जो व्यक्ति जो श्रम कर पाए उसको उसी श्रम में ही लगाना चाहिए। जैसे अगर इनका जो सिद्धांत था, ये कह रहे हैं कि अगर कोई देश कृषि के मामले में आगे है तो उसको कृषि का ही उत्पादन करने दिया जाए, उसको इंडस्ट्री का काम नहीं दिया जाए। और अगर कोई इंडस्ट्री के काम में माहिर है, जो कुशल है, तो उसको इंडस्ट्री के काम में लगा दिया जाए। तो ये श्रम विभाजन की बात है। और इनका दूसरी मान्यता ये थी कि जो एक देश से दूसरे देश की परिवहन लागत है वो नहीं होती, परिवहन लागत नहीं होगी। और जो देश जिस वस्तु को उत्पादित करने में कुशल है उस वस्तु को उत्पादित करे, और जिस वस्तु में अकुशल है उस वस्तु को दूसरे देश से खरीदे, मांग ले, डिमांड करे। तो ये जो है उनकी कुछ मान्यताएं थी। अब इस बुक में दिया नहीं है, सारी मान्यताएं याद नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ सिद्धांत की तरफ, जो निरपेक्ष लाभ सिद्धांत है। निरपेक्ष लाभ सिद्धांत का मतलब है निरपेक्ष। देखो, एक होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। तो सापेक्ष का मतलब होता है तुलनात्मक, और निरपेक्ष का मतलब होता है कोई तुलना की बात नहीं है ना, कोई भी तुलना की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो इनका सिद्धांत था, इनका कुल कहने का मतलब यही था कि जो देश जिस वस्तु को उत्पादित करने में माहिर है, कुशल है, वही वस्तु उत्पादित करे, और जो वस्तु उत्पादित नहीं कर सकता या अधिक खर्चे में उत्पादित होती है वो दूसरे देश से मंगवा ले, और ये अपनी वस्तु ज़्यादा उत्पादित करके दूसरे देशों को बेच दे, और दूसरे देश की जो वस्तु अपने यहाँ महंगी पड़ रही है उसको खरीद ले। और तो इस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इस वजह से होता है, यही समझाने का प्रयास किया। तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया, मान लो एक चावल है,
चावल है, ये वस्तु है और ये भी वस्तु है। चावल है और दूसरा चलो गेहूं ले लेते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि ये दोनों वही हो, हालांकि चलो हम इसको जूट कर लेते हैं। गेहूं क्या है, दोनों कृषि और दोनों एक ही चीज हो जाएगी तो थोड़ा सा लगेगा कि एक ही कृषि का ही तो है। तो जूट भी कृषि का ही है लेकिन थोड़ा सा इसको इंडस्ट्रियल भी है ना। तो चावल है और ये भारत, और भारत के साथ साथ दूसरा हम वेस्ट बंगाल बांग्लादेश देख लेते हैं। बांग्लादेश में भी जूट की, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, और उसके यहाँ जो चावल का मान लो ये 10 उत्पादित कर रहे हैं और ये 5, और ये चावल के 5 उत्पादित कर रहे हैं और ये जूट के 2, जूट के 10, ये जूट के 10 उत्पादित कर रहे हैं, है ना। तो अगर यहाँ हम ये देखें तो ये चावल ज़्यादा उत्पादित कर रहे हैं और जूट कम उत्पादित कर रहा है। भारत जूट चावल ज़्यादा उत्पादित कर पा रहा है और जूट कम उत्पादित कर पा रहा है। और तो जूट और चावल दोनों, और ये जो है बांग्लादेश क्या कर रहा है, चावल कम उत्पादित कर पा रहा है और जूट ज़्यादा उत्पादित कर रहा है। तो बांग्लादेश का अगर देखा जाए तो चावल और जूट में क्या है 5:10, और भारत का क्या है 10:5 है ना। जूट और चावल का अनुपात जो है 10 और 5 का है और इसका 5 और 10 का है। यानी ये अगर देखा जाए तो 10/5 बराबर ये 2 ज़्यादा, अगर दोनों का देख लिया जाए चावल और जूट का, तो ये 2 ज़्यादा उत्पादित कर रहा है ना। और ये इसका देखा जाए तो ये क्या कर रहा है 5/10 बराबर 1/2 कम उत्पादित कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका चावल और जूट का अनुपात ये है, और अगर इसका जूट और चावल का अनुपात देखा जाए भारत का पहले देखा जाए जूट अनुपात चावल का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, है ना, उल्टा हो जाएगा। ये 5 और 10 का हो जाएगा, 5:10 हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/2। और बांग्लादेश का जूट और चावल का अनुपात 2 हो जाएगा, जूट और चावल का अनुपात 2, उसी को बदल दिया, उल्टा कर दिया। अभी तक हम ये 10 चावल अनुपात जूट कर रहे थे, अब हमने क्या कर दिया जूट अनुपात चावल कर दिया, उल्टा हो गया, है ना। तो अगर हम ये देख रहे हैं भारत जो है जूट अनुपात चावल में कम है जबकि चावल अनुपात जूट में ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि भारत को चावल उत्पादित करना चाहिए। भारत को क्या उत्पादित करना चाहिए, चावल उत्पादित करना चाहिए। और इसका जो है ये देखो बांग्लादेश का जो जूट अनुपात चावल है वो 1/2 है, और जो चावल अनुपात जूट है वो 1/2 है, और जो जूट अनुपात चावल है वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश को जूट उत्पादित करना चाहिए, है ना। तो बांग्लादेश क्या करेगा, जूट उत्पादित करेगा और भारत क्या करेगा, चावल उत्पादित करेगा। और अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में व्यापार कर लेंगे, है ना। तो जो भारत है वो भारत बांग्लादेश से जूट मंगवा लेगा और बांग्लादेश भारत से चावल मंगवा लेगा। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। इसमें कुछ कठिन है नहीं, है ना, तो बिल्कुल आसान है। तो यही सिद्धांत